देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। अदरवाइज आपने कोई भी वीडियो स्किप किया होगा तो टाइम से की चीज़ें समझ में नहीं आएगी, थोड़ी दिक्कत होगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव में वैद्युत विभव। अभी देखिए हमने निकाला हुआ था कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, एक हमने लिया हुआ था, कोई अपने पास बिंदु आवेश था, इसके कारण किसी बिंदु पर विभव, मतलब यदि हमने किसी एकांक आवेश को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है, या हम बोलेंगे कि इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु ए या पी पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/4 Q/r। ये हमने पढ़ा, यदि डिस्टेंस r है दोनों के बीच, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस बिंदु P पर कितना विभव होगा, तो हमने बोला V = 1/4 Q/r, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम ये देखेंगे, इसके बाद फिर हमने बहुत सारी चीजें विभव के बारे में हमने पढ़ा। विभव का मात्रक पढ़ा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। फिर इस विभव से ही हमने विद्युत क्षेत्र के मात्रक की गणना की, आप लोग सभी जानते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र हमने क्या निकाला था, तो विभव प्रवणता को हमने विद्युत क्षेत्र कहा था -dV/dr, है ना। यहीं से विद्युत क्षेत्र के लिए एक नया मात्रक हमने इजाद किया जो कि एप्रोप्रिएट भी है, उचित है ना। और हम इसके बाद से हम विद्युत क्षेत्र के जो मात्रक का मात्रक जो लेंगे, हम वो क्या लेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। क्या लेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, ओके। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। बिकॉज वोल्ट को कैलकुलेट करना बहुत इजी है, विभव को कैलकुलेट करना इजी है, एम मीटर को कैलकुलेट करना भी इजी है। मतलब हम दूरी को माप सकते हैं, वोल्टेज को हम कैसे मापेंगे, तो किए गए कार्य से हम उसको माप सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। अपन क्या देखेंगे, आज का टॉपिक क्या है हमारे लिए, तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो आज का टॉपिक हमारा आएगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, विभव की गणना करना। अब देखिए यहाँ पर भी दो स्थितियां निकाली, जैसे विद्युत क्षेत्र में हमने दो स्थितियां निकाली थी, है ना। कौन सी स्थितियां निकाली थी, अक्षीय स्थिति, और एक दूसरा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति, और तीसरा था एक सामान्य स्थिति। ऐसा करें, सामान्य स्थिति मतलब कोई भी एक बिंदु हम किसी द्विध्रुव की किसी भी एरिया पे, हम अक्षीय स्थिति पे ना रख करके, निरक्षीय स्थिति पे ना रख कर किसी एक जगह पर हम एक बिंदु रख देते हैं, उसको हम एक जनरल पोजीशन बोल सकते हैं या सामान्य स्थिति हम बोल देंगे। तो ये तीन तरीके से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि ये तीन स्थितियों में हम क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे, ठीक है। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा तंत्र या निकाय होता है जो दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। उनके बीच एक निश्चित दूरी होती है ना। वैद्युत द्विध्रुव, है ना, हमने पढ़ा हुआ है, दो समान परिमाण के जो आवेश होते हैं एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दोनों के बीच की दूरी को हम क्या नाम देते हैं, प्रभावकारी लंबाई, या उसको अपन क्या बोल देंगे, 2L, ठीक है। तो ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव यदि किसी ने बोला तो हमारे दिमाग में फट से ये चीजें दिमाग में, या ये इसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति। पहले हम क्या देखेंगे, अक्षीय स्थिति। तो चलिए अक्षीय स्थिति हम देखते हैं।
तो पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे लिख देता हूं, अक्षीय स्थिति पर विभव निकालना है किसके, तो विद्युत द्विध्रुव के, है ना, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने बिंदु आवेश ले लिया। चलिए ये हमारे पास एक द्विध्रुव ले लेते हैं अपन, ये हमने द्विध्रुव ले लिया। चलिए ये हमने द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने आपसे क्या कहा था, द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है ना, विद्युत द्विध्रुव की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, ये माइनस से प्लस की ओर, ये अपने पास, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस से प्लस की। अच्छा, इसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं ज्यादा लेंथ नहीं लूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसकी अक्षीय स्थिति मतलब उसके ये अक्ष हुआ इनका, ठीक है। इसके अक्ष को आगे की ओर बढ़ाया और यहाँ पर कोई हम बिंदु ले लेते हैं P, यहाँ पर हमें विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे इसके मध्य बिंदु से। देखिए ये पूरी इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या लेकर चलते हैं, 2l, ठीक है। उसके मध्य बिंदु से यदि आप लेंगे तो ये l हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, l, ठीक है। ये इसके मध्य बिंदु से ये r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमको क्या निकालना है, विभव की गणना करनी है। इस बिंदु P पर विभव की गणना करनी है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद्युत, अच्छा विभव हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी कितनी है, 8, ठीक। मैं इसको निकालने का तरीका भी बताया है, आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी सोच लीजिए कि भाई ये r बराबर कितना है, मान लो 8, छोड़ देते हैं। ये जो दूरी है इसको अपन ने क्या बोला, 2, ठीक। तो ये पूरी दूरी 8 है, इतनी 2 है, तो बची वाली दूरी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 8 में से 2 को घटाएंगे तो जो बची दूरी होगी वो क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। मतलब क्या है, 8 की जगह क्या करेंगे अपन इसको 8 - 2, अर्थात 8 क्या है, r, 8 क्या है, r, ऐसे करेंगे ना। भाई ये पूरी दूरी कितनी है, तो देखो ये पूरी दूरी क्या है, हम बोलेंगे इसको मैं नाम देता हूँ AB, नाम दे देता हूँ, तो OB प्लस BP, है कि नहीं। OP बराबर क्या होगा, देखो OP बराबर OB प्लस BP, यही होगा, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, BP, तो मैं क्या करूंगा, BP इक्वल्स टू, ये OB को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, OP माइनस OB, अर्थात OP क्या है हमारे पास, तो देखिए O से P, ये हमारे पास क्या है, O से P, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये दूरी O से P की दूरी क्या है, ये R, OB क्या है, देखिए O से B की दूरी ये हो गया है। और यदि इसको न्यूमेरिकल संख्यात्मक रूप में भी देखें तो ये 8 है मान, और ये 2 है, तो बची वाली दूरी कितनी, क्योंकि टोटल 8 है तो एक उसमें से एक 2 है, तो बची वाली दूरी क्या होगी, 6, तो 6 + 2 8 हुआ कि नहीं हुआ, बस समझ में आ रही है। तो भाई ये मुझे निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, r - l, मतलब ये वाली जो दूरी होगी b, ये क्या हो जाएगी, r - l। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। और इजी कैलकुलेशन है, लेकिन कई लोगों के समझ में नहीं आती है, इसलिए इतना सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। खैर आगे फिर देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने r माना है, तो ये यहाँ से दूरी लेते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक r, उसमें क्या ऐड किया, देखिए l को और जोड़ दिया, इस r में l को जोड़ेंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी r + l, मतलब क्या कि A से P की दूरी, A से P की दूरी को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP प्लस PA या प्लस AO, जो भी AO कितना है L, OP कितना है R, देखिए AP बराबर क्या मिल गया, R प्लस है, तो ये हमारा पास दूरी R प्लस है, ओके, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, A पर रखें, फिर तो वही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे A पर रखें -q के कारण, -q आवेश, है ना, के कारण बिंदु P पर
विभव विभव कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सोर्स आवेश के अंक में बार बार बोल चुका हूँ, स्रोत आवेश माइनस होगा तो विभव भी कैसा होगा, माइनस होगा। चलो फिर देखते हैं विभव क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण अपन निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r प्लस n। अच्छा सोर्स आवेश कैसा है, माइनस क्यू, तो मैं माइनस क्यू रखूंगा। देखिए दूरी कितनी है, r प्लस n, तो डायरेक्ट यहाँ पे r प्लस n। ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने मालूम है किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो हम पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये यहाँ पे r मतलब r का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे r मतलब दोनों के बीच की दूरी ले ली, ठीक है। इसी तरह से b पर यहाँ पे लिख देंगे द्विध्रुव के, है ना, द्विध्रुव के a पर बिंदु a पर रखे माइनस q, यही यहाँ वही चीज b पर रखे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस क्यू के कारण है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन। अब देखिए यहाँ से कहाँ पर, इस बिंदु B पर, इसके कारण देखो कैसे, इस बिंदु पर B पर रखे प्लस क्यू के कारण, किस पर, इस बिंदु P पर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस l। तो देखिए ये तो वही रहेगा, बस दूरी बस चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, r माइनस l। ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए विभव कैसी राशि है, तो मैं आपको बता चुका हूँ विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो हमने देखा है कि दो अलग अलग आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर हम विभव की गणना करते हैं, तो उन अलग अलग आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन, है ना, विभव के सुपरपोजिशन लॉ में। मैंने लास्ट में सेकंड वीडियो के लास्ट में आपको मैंने ये बताया है कि किसी भी बिंदु पर आवेश उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विभवों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, माइनस क्यू के कारण उस बिंदु पर विभव, प्लस क्यू के कारण उस बिंदु पर विभव, दोनों पर कुल विभव पर निकालते हैं। अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः कुल विभव क्या हो जाएगा, V टोटल, यदि अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V प्लस क्यू माइनस प्लस V माइनस क्यू, ऐसा मैं लिखूंगा, चलेगा। तो देखिए यहाँ पर V टोटल लिख दूं, V प्लस क्यू का मान मैंने रख दिया, ये देखिए प्लस के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, प्लस क्यू, या प्लस नहीं भी लिखे तो चल जाता है, r माइनस l, है ना, ठीक है, मैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r प्लस l। अब एक बात और कि मैंने यहाँ पे चला की है, देखिए यहाँ पर पहले इसको लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 2 दे देना, तो पहले ये लिखा हुआ है, फिर ये, तो मैं दोनों को ऐसे ऐड करता, लेकिन मैंने पहले इसको किया प्लस क्यू को लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस जो है वो क्या हो जाता, सामने आ जाता, तो फिर मेरे को ऐसे ट्रांसफर करना पड़ता, उससे अच्छा मैंने पहले क्या किया, इसको ये प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, तो क्यू, ये भी क्यू, क्योंकि दोनों पर देखिए दोनों कैसे होते हैं, एक समान, द्विध्रुव के लिए दोनों कैसे होते हैं, एक समान परिमाण के होते हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या बाहर आ जा रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या अंदर पे, तो 1/r माइनस l माइनस, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/r प्लस l, ये बच जाएगा। फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको इधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए तो r माइनस r प्लस l माइनस, चूंकि माइनस है इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई a माइनस b, a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, a प्लस a माइनस b, a प्लस b का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, v टोटल निकालने के लिए कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर आगे हमारे पास हो जाएगा q 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा r प्लस एल माइनस ये माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा r ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया l, ठीक है। और फाइनली हमारे पास आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। देन यहाँ पर देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए l प्लस ये r से r कैंसिल हो गया, l प्लस l 2l हो गया तो 2l अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया q के साथ तो क्या हो जाएगा ये 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। ये 2ql इसका वैल्यू है हमको मालूम है द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि करके लिख सकते हैं आप, चूंकि P is equals to what 2ql, so we have put here VT टोटल विभव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, इसकी जगह मैंने 2ql की जगह P लिख दिया, ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। फिर हम कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन क्या कि L इज लेस देन R। स्पेशल केसेस हमारे पास है, यदि करके लिखेंगे, यदि ऐसा होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा V टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव है वो कितना होता है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए ये द्विध्रुव के कारण, अच्छा किसी बिंदु आवेश के कारण, देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर यदि अपन यहाँ पर लेते हैं तो विभव कितना हो जाता है तो हमको मालूम है यहाँ पर विभव होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ध्यान देना इस पर, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। वहीं पर किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो एक चीज हम बोलते हैं कि यदि मैं बिंदु आवेश से किसी भी मतलब बिंदु आवेश से दूर जाता जाऊं, है ना, तो दूर जाते वक्त विभव का मान किसमें ज्यादा कम होगा, मतलब किसमें ज्यादा दर से कम होगा। तो आप यहाँ पर देखिए V is proportional to 1 upon R और यहाँ पर क्या है V is proportional to 1 upon R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर P कांस्टेंट होगा, ठीक है, द्विध्रुव के लिए P कांस्टेंट होगा किसी भी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर और यहाँ पर क्या है R। तो देखिए जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, यहाँ जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो V तो कम होगा, डैम श्योर, दूरी के बढ़ने के साथ V का मान कम होगा, लेकिन यहाँ पर कम होने की दर और यहाँ पर कम होने की दर। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, या हम बोलेंगे कि द्विध्रुव पर यदि हम क्या करते हैं दूर की ओर द्विध्रुव से दूर जा रहे हैं, अच्छी स्थिति में दूर जा रहे हैं, तो विभव के कम होने की दर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं 2 मीटर की दूरी पर हूँ तो इसका विभव कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 ही रहेगा, ठीक है। यदि 3 मीटर की दूरी पर हूँ, मान लो 3 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा यहाँ पर 1/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1/9। मतलब ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि द्विध्रुव पर यदि हम दूर जा रहे हैं, द्विध्रुव में उस स्थिति में दूर जा रहे हैं तो वहाँ विभव तेजी से कम होगा और यहाँ पर विभव थोड़ा धीरे कम होगा। कम जरूर होगा, दोनों में कम होगा, लेकिन दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो हम बोलेंगे कि द्विध्रुव की अपेक्षा कोई भी बिंदु आवेश पर जो विभव के कम होने की दूरी के साथ विभव के कम होने की जो दर होगी वो क्या होगी, कम होगी। बस इतना याद रखना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, राइट इट डाउन एंड नोट, है ना, पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, प्लीज पॉज। अब देखते हैं निरंतर स्थिति पर, तो निरंतर स्थिति में हम क्या करेंगे, वही सेम चीजें हैं, ठीक है। एक हमारे पास वैक्यूम द्विध्रुव है, ठीक है, -q, इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, +q, ठीक है। निरंतर स्थिति मतलब यहाँ मूल अपन लेते हैं मध्य बिंदु से ये r दूरी पर, हमने यहाँ r दूरी पर ये ले लिया, ठीक है।
तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये दूरी R, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, तो हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से r² प्लस L²। ये मध्य बिंदु से P है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया देखिए, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी फिर से r² प्लस L², क्योंकि ये L हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु है द्विध्रुव का, ठीक है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मानकर चलते हैं, तो हमने एक फिक्स लेंथ मानकर चला हुआ है 2L, जिसको हम बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। आपको एक उसमें लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, तो हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जो माइनस की हो रही है द्विध्रुव है, तो ऑब्वियसली द्विध्रुव बोल दिया मतलब आपको समझ में आ गया कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर है, जिसको हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। यदि आप चाहो तो उसको और डिक्टेट करके लिख सकते हो कॉपी में, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास r दूरी पर उसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति पर हम r दूरी पर क्या ले रहे हैं, बिंदु, इसके कारण विभव लेंगे और इसके कारण विभव लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं a, जैसे लिखते हैं द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के बिंदु A पर रखिए माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, तो B माइनस q इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा AP, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। ये माइनस रख देता हूँ यहाँ पर, ये माइनस यहाँ ना रख यहाँ रख दे रहा हूँ, तो q अपॉन क्या हो जाएगा √r² प्लस L², ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है AP इक्वल्स टू AP एंड ये PP है ना, इक्वल्स टू √r² प्लस ये हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना है, पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे हम से, ठीक है। इसी तरह से विद्युत द्विध्रुव के बिंदु है ना B पर रखे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है ना, क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे B प्लस q इज इक्वल्स टू 1/4πε0 है ना, q अपॉन ये क्या हो जाता है dp हो जाएगा, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 q अपॉन √r² प्लस, ठीक है। फिर से चूंकि ये अदिश राशि है, तो फिर से हम वही बात करते हैं कि जो अलग अलग आवेशों के कारण जो विभव है उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, कुल विभव होगा, अतः है ना निरक्षीय स्थिति पर कुल विभव, निरक्षीय स्थिति पर कुल विभव ऐसे V टोटल हम क्या ले लेंगे, तो आप ऐसे ले लीजिए V प्लस Q प्लस V माइनस Q, ऐसे ले लीजिए, क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा V टोटल ले लिया हमने, मान लीजिए 1/4πε0 Q अपॉन रूट अपन लिख देते हैं r² माइनस प्लस L², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं माइनस लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके कारण माइनस है, यहाँ पर 1/√πε0 Q अपॉन रूट के साथ में लिख दिया r² प्लस L²। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L² माइनस 1/4πε0 Q अपॉन, सेम है दोनों के दोनों एज इट इज, देन टोटल इज 0 या 0, ठीक है। अतः
एक चीज हमको पता चली कि इसके मध्य बिंदु पर, इसके या फिर हम निरक्षीय स्थिति पर हम ये बोलेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर कोई यदि कोई बिंदु हो, ठीक है, तो उस पर विभव कितना होगा, शून्य होगा। इसका द्विध्रुव के कारण या द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान कितना होगा, शून्य होगा। इस लाइन पर यदि मैं इसको नीचे खींच दूं ऐसे यहाँ, तो यहाँ पर हम कहीं भी आवेश को हम रख दें तो विभव का मान हमको क्या मिलेगा, शून्य। इज दैट क्लियर? तो एक चीज हमको मिल गई कि निरक्षीय स्थिति पर हमको द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर आवेश का मान हमको क्या मिल जाएगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आता है। ठीक, तो इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए एक चीज और, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता, लेकिन विद्युत विभव का मान शून्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई भी स्थिति, तो सामान्य स्थिति के कारण यदि आप लोग चाहेंगे, सेम है जैसा हमने विद्युत क्षेत्र में किया हुआ था, तो आप लोग उसको ट्राई करके देखेंगे। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग बिल्कुल फिर से मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट के सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप लोग पूछ लेंगे कि सर सामान्य स्थिति पर बताइए, तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज हम आगे की ओर चलते हैं। ओके, ठीक। अब देखेंगे अपन क्या देखेंगे, तो हम देखते हैं समविभव पृष्ठ। क्या देखेंगे, समविभव पृष्ठ। ठीक है, देखिए यहाँ पर समविभव पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे और उनके गुण। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए हम ये देखते हैं कि पहली बात तो यह थी समविभव पृष्ठ क्या होते हैं ना, तो समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे वो चीज देते हैं। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक आवेशित गोला है, ये हमारे पास एक आवेश, या हम एक बिंदु आवेश लेकर चलते हैं। चलिए एक बिंदु आवेश लेकर चलते हैं, ये बिंदु आवेश लेकर चलते हैं। ठीक है, और हमने एक पृष्ठ की ये यहाँ पर कल्पना की है ना, वो कैसा होगा, एक बिंदु आवेश है और हमने एक पृष्ठ ऐसा एक काल्पनिक पृष्ठ हमने बना दिया ऐसे, ये पूरा कैसे, एक फुटबॉल है, फुटबॉल में एक मध्य बिंदु ले ली है ना, और उसकी दूरी क्या होगी, r। यहाँ से पृष्ठ के किसी भी पॉइंट, ये पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी कैसी होगी, r। ये कैसा है बोली, बस में। ठीक है, तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा, तो चलिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इतना ना लिख करके इसको मैं नाम देता हूँ, सी से नाम दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश q के कारण इस बिंदु पर की दूरी कितनी है, r है, तो यहाँ विभव कितना हो जाएगा, तो c q/r होगा कि नहीं होगा। मैंने c किसकी जगह रख दिया है, c की जगह, मतलब किसकी जगह c रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो c q/r, यहाँ पर कितना होगा, तो c q/r, यहाँ दूरी देखिए r है ना सभी जगह, यहाँ भी r है तो यहाँ पर भी कितना होगा, c q/r। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर भी विभव उतना ही है, यहाँ पर भी उतने हैं, यहाँ पर भी उतनी है, तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा है, एक समान है। तो ऐसा पृष्ठ, ये डेफिनेशन हम तैयार कर लेते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, एक समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समविभव पृष्ठ कहलाता है ना, कहलाता है। अब इसी तरह से इसको उल्टा बोल देंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है ना, अब उसके गुण को लेंगे, तो गुण में हम क्या बोलेंगे कि देखिए पहले हमने क्या बोला, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो हमने उसकी डेफिनेशन बना दी कि ऐसा पृष्ठ जहां पर
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, एक समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। अब उसको गुण के रूप में हम उसको कैसे लेंगे कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। बोलने का तरीका अलग अलग है बट चीज तो वही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी विशेषता क्या होती है समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो बिंदु है मैंने इसको ले लिया ए, ठीक है। इस बिंदु को यहाँ पर मैंने ले लिया बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एक चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि जो विभव है ना, विभव ऊर्जा की मैं बात करता हूँ, तो जो विभव है या विभव ऊर्जा है, ठीक है, तो चूंकि विभव ऊर्जा कार्य से संबंधित है, ठीक है, कार्य से संबंधित है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि भाई ये यहाँ पर अपन ने विभव मानकर चला कितना है भी है, यहाँ पर विभव इस बी बिंदु, इसको भी बिंदु मान लिया, तो इसको विभव मैंने मान लिया वी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से आवेश को उठा करके ऐसे ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। एक रास्ता ये है कि इसको ऐसे ले जा सकता हूँ आवेश को, एक रास्ता ये है कि मैं इसको ऐसे ले जा सकता हूँ, एक रास्ता है वैसे भी ले जा सकता हूँ। तो मैंने इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले गया। अब कोई रास्ता कोई भी चुना, और मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि बल कैसा होता है, संरक्षी बल। तो विभव ऊर्जा को हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब बल का मान, बल कैसा हो, संरक्षी, ओके। तो ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता, एक बात, ठीक है। तो जितना कार्य, अब एक बात है कि मैं यहाँ से कहीं से भी कर जाऊँ, तो हमको मालूम है कि इनके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा VB माइनस VA, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो एकांक धनावेश को हमने क्या किया, उस समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को लिया और A से कहां तक ले गए, B तक ले गए। अब A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो अब विभव पृष्ठ में ही दो बिंदु हमने ऐसे लिया। ये कैसा पृष्ठ है, अभी हमने डिफाइन किया समविभव है, इसमें हमने एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया, हमने क्या किया, एकांक धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले गए, ठीक है ना। तो हमारे पास बिंदु A से, तो वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर क्या होता है, तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो VA कितना है, इतना, VB कितना है, इतना, दोनों कैसे हैं, बराबर। हम बोलेंगे कि समविभव पृष्ठ में विभव कैसे होते हैं, बराबर। अर्थात यदि इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, W/Q = 0। दैट मींस हमको क्या मिला, तो वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसका मतलब क्या होगा, एक विशेषता हमको और मिल गई कि समविभव पृष्ठ में किसी एकांक धनावेश को या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0। एक चीज हमको और मिलेगी, क्या लिखेंगे, सम विभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो 0 होता है। एक विशेषता हमको और अभी, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ की पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, अब हम आगे और देखते हैं और थोड़ा चर्चा करते हैं तो और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए मैंने क्या किया, ये r दूरी पर हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। मैंने एक पृष्ठ और बनाया, ठीक है। अब इसकी दूरी हमने क्या ले ली, r, ये कैपिटल R ले लिया, थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ के इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो CQ/R। यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर भी कितना होगा, CQ/R। मैं इधर कहीं ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, CQ/R। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये एक पृष्ठ है, मैं इसका छोटा सा भाग ले रहा हूँ, देखिए और इसका भी छोटा सा भाग ले रहा हूँ, दोनों कैसे दिख रहे हैं, देखिए मैंने ये छोटा सा भाग लिया और ये छोटा सा भाग लिया,
बस समझ में आई? देखिए तो एक तरीके से ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, हम बोलेंगे देखिए ये दोनों कैसे पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, समानांतर। तो मैं यहाँ पर एक चीज और लिख सकता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा सा ले लीजिए पृष्ठ और यहाँ छोटा सा ले, दोनों कैसे दिख रहे हैं, समानांतर है। देखिए ये समानांतर है, अर्थात समविभव तीसरी विशेषता क्या लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे मतलब दो, यहाँ पर देखिए एक समविभव पृष्ठ, क्योंकि देखिए इसको समविभव पृष्ठ क्यों था, क्योंकि देखिए आर दूरी पर यहाँ पर विभव नहीं है, यहाँ पर भी विभव नहीं है, यहाँ पर भी विभव नहीं है, मतलब ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों दो समविभव पृष्ठ हो गए और दोनों की स्थिति कैसी है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं, समांतर होते हैं। एक चीज अब यदि समांतर होते हैं तो आप देखिए यहाँ पर यदि समांतर है तो आगे क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं चौथा कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद, समविभव पृष्ठ समविभव, देखिए समांतर है ऐसे जाएंगे जैसे रेल की पटरी, क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी। अर्थात समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज फिर थोड़ा सा और आगे सोचते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्यों और जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ये है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये होगी, ये बिंदु और ऐसे, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये पृष्ठ है, पृष्ठ और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, देखिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, यहाँ पे पृष्ठ की दिशा अपन ऐसे लेते हैं, देखिए ये पृष्ठ है अपने पास, ये पृष्ठ है ये, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, लंबवत है कि नहीं। तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना होता है, याद रखिए हमेशा। हम यहाँ पे पांचवा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ समविभव पृष्ठ के समविभव है ना। देखिए यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये पृष्ठ है, इसके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। तो समविभव पृष्ठ है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी, लंबवत होगी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि विशेषता है, हम समविभव पृष्ठ की विशेषताओं को हम बता सकते हैं, ठीक है। और क्या बताएं तो समविभव पृष्ठ क्या बता रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है, लंबवत होगी, ठीक। और जो हमारे पास समविभव पृष्ठ है, अच्छा फिर से अब यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास दो हैं, इसको मैंने बोला V1 और ये V2, ठीक है, हाँ ऐसे हम लेते हैं। तो दो अपने पास पृष्ठ हैं V1 और ये V2, तो ये जो समविभव पृष्ठ है उसमें जो विभव है, विभव का स्तर जो है वो हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यदि मैंने V1 इज ग्रेटर देन V2 लिखा हुआ है कि V1 क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, और उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, है ना, और इसकी विशेषताओं को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी गोले के कारण, है ना, किसी गोले के कारण जो है उस पर आवेशित गोला है ना, उस आवेशित गोले के कारण विभव की गणना करनी है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा उसको हम समझते हैं, ठीक। जस्ट सेम है विद्युत क्षेत्र के लिए जो हम निकाले थे, किसी आवेशित गोले के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था किसी बिंदु पर,
तो उसी तरह से आवेशित गोले के कारण हम विभव की बात करेंगे। तो मैं पूरा उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम उसको उसे देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो मैंने आपको इसको स्थितिज ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना। यदि हुक के नियम के हिसाब से भी देखें तो भी वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा को उसने अपने हुक के नियम के अनुसार दिए, तो किसी स्प्रिंग के लिए हुक ने किसके लिए दिया हुआ था, स्प्रिंग के लिए दिया हुआ था। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको पहले क्या हुआ, इधर खींचा हमने, तो देखिए यहाँ पर तो जब हम इसको खींचेंगे तब इस स्प्रिंग की स्थिति क्या हो जाएगी, इस तरह से, ये ठीक है, ये हमने डिस्प्लेस किया। तो इतना हमने क्या किया, वर्क किया उसमें, इतना वर्क किया, तो स्प्रिंग पर वो जो कार्य है जो हमने उसको खींचने में लगाया, या फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने कोई फोर्स लगाया और उससे हमने क्या किया, इसको इतना डिस्प्लेस किया, यहाँ से इतना डिस्प्लेस किया, मान लीजिए एल हमने डिस्प्लेस किया, तो इस पर डिस्प्लेस मतलब उसको हमने विस्थापित किया, ठीक है। तो इतना हमने कार्य किया, इतना विस्थापित करने के लिए, तो ये जो कार्य होगा इस स्प्रिंग पर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यदि अपन यहाँ पर ये, तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्प्रिंग है इसको मैं क्या करूँ, प्रेस करूँ, इतना प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, चिटकू लगा दिया, इसे बंद कर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये कैसा हो जाएगा, इसकी स्थिति हो जाएगी इस तरह, ये थोड़ा सा दब जाएगा, बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, कुछ वर्क डन किया, अभी हमने इस पर इसको कंप्रेस किया, इसको इधर हमने क्या किया, खींचा, तो यहाँ पर ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य इस स्प्रिंग पर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और एक बात, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने पर जितना भी हमको कार्य करना, मान लीजिए 10 जूल कार्य करना, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 10 जूल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको मान लो 20 जूल कार्य करना पड़ा, तो अब स्प्रिंग के पास कितनी ऊर्जा आ जाएगी, तो 20 जूल है ना। और एक निश्चित स्थिति तक हम लेकर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा इसी स्थितिज ऊर्जा को या इसी कार्य को विभव ऊर्जा में भी हम बात करेंगे। तो जब मैं विभव ऊर्जा आपको बताऊंगा, विभव ऊर्जा की गणना करेंगे, तब ये स्थिति और पढ़ेंगे। तो अभी हम एक चीज देख लेते हैं, क्या देखना है अपन को, तो गोलीय आवेश के कारण, किसके कारण देखेंगे अपन, गोलीय आवेशित गोले के कारण, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आवेशित एक समान, ऐसा भी लिखिए, एक समान आवेशित गोले के कारण, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक समान आवेशित गोले के कारण विभव, किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, यदि अपन बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको ना। ये हमारे पास एक गोला है, इसको हमने क्या किया, ये खोखला गोला है, ठीक है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया। तो एक समान रूप से जब इसको हम आवेशित करेंगे, अच्छा, इस पर आवेश हमने कितना दिया, मान लीजिए क्यू आवेश दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु से ये r दूरी पर हमको किसकी गणना करनी है, विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पर जब हम विभव की गणना करेंगे, तो जैसे हम इसके लिए निकालते हैं बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश है हमारे पास q, है ना, इसके लिए एक मतलब किसी बिंदु पर, इस बिंदु आवेश की किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी दूरी यदि r है, तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, q/r, सेम एस कहाँ पर होगा, इसके लिए भी होगा। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, तो इसका कुल आवेश कितना है, हमने बोला q आवेश है,
ठीक है। और यहाँ पर एक बात है, यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी है, तो हम बोल देते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो इससे r दूरी पर विभव की गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0 q/r ये होगा, ठीक है। जैसा इसके लिए हम निकाले थे वैसे ही इसके लिए भी निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र की भी हम बात की, विद्युत क्षेत्र के लिए निकाले थे तो विद्युत क्षेत्र भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम बलियावेशी का विद्युत क्षेत्र क्या निकाले थे, तो 1/4πε0 q/r² ये निकाले थे। अब जैसे जैसे हम इसको पास लेकर आएंगे, कहाँ तक लेकर आएंगे, उसके सरफेस तक लेकर आते हैं, तो यहाँ सरफेस तक लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा इसके सरफेस में, तो देखिए 1/4πε0 q/r ये हो जाएगा, ये इसके सरफेस में, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, तो हमको ये भी मालूम है कि 1/4πε0 q/r², ये विद्युत क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक जब उसको लाए तो सीधी सी बात है, जब हम आवेश के पास इसको लेकर आएंगे तो विभव का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे विभव का मान भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पास लेके आए, जैसे मान इसको यहाँ पर रखा था तो विभव हमने इतना बोला, क्यों बोला, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब इस आवेश, इस गोलीय आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कहीं से भी हम उसको लेकर आएंगे यहाँ तक, है ना, आवेश को इधर कहीं से लेकर आएंगे तो उसमें हमको कार्य करना होगा। मान लो यदि 20 जूल लगता है यहाँ से, यहाँ पर इसका विभव कितना है 20 जूल, जब हम इसको इधर आगे लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली कार्य और करना पड़ेगा, इस यहाँ पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे क्योंकि बल लगेगा, ठीक है। और कितना विस्थापित करेंगे, तो यहाँ तक विस्थापित करेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे पास आएंगे तो कार्य हमको और ज्यादा करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध, क्योंकि यहाँ पर E का मान जैसे जैसे पास में आते हैं E का मान बढ़ता है तो कार्य का मान भी बढ़ना लग जाएगा, बल हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा और ज्यादा लगाते हुए हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो कार्य का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक लाने में मान लीजिए 100 जूल कार्य करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, 100 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमारा टोटल विभव कितना हुआ, तो हम बोलेंगे 100 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज कितना था, तो हम बोलेंगे 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर विभव 20 वोल्ट है, यहाँ पर विभव 100 वोल्ट, ठीक। चलो अब विभव देखिए यहाँ पर कितना है, इतना है, यहाँ पर कितना है, इतना है, तो विभव का मान क्या होते गया, बढ़ता गया। और हमने विद्युत क्षेत्र में हमने एक चीज देखा कि जो गोलीय आवेश है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, तो हमने बोला आवेश शून्य होता है, आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो यहाँ पर यदि मैं अब आवेश को, चार्ज को यहाँ लेकर आ जाऊं, ये अंदर पे कोई बिंदु है, ये ले लेता हूं और इसकी दूरी, इसकी त्रिज्या अपने पास कैपिटल आर ले लेता हूं और ये जो अंदर पे कोई बिंदु है उसकी इस केंद्र से दूरी को मैं स्मॉल आर ले, मतलब यहाँ इस अंदर, मतलब गोले के अंदर की बात कर रहे हैं, गोले के अंदर, गोले के अंदर जहां r इज लेस देन r, मतलब ये r जो है देखिए ये वाला इस r से छोटा है कि नहीं, देखिए ये r है और ये r है, अंदर पर कोई बिंदु है वहां पर, तो r इज लेस देन r, देन E इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि q 0 होता है। तो अब ये देखिए कि क्या पोटेंशियल इस जगह पर पोटेंशियल 0 होगा, विभव शून्य होगा, क्या यहाँ पर विभव शून्य होगा, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये होगी, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो यहाँ पर विभव कितना है, तो हमने बोला इतना है, इसके पृष्ठ पर विभव कितना है, तो मान लीजिए मैंने इस पृष्ठ पर विभव को क्या मान लिया, a, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास इसको मैंने मान लिया b। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी विभव की परिभाषा क्या है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो वही डेफिनेशन मैं यहाँ यूज करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, VA या हमेशा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन कितना है, तो हमने बोला WA2B अपॉन Q, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा, बट VA 0 होगा नहीं, VA तो 0 नहीं होगा, मतलब फाइनली हमारे पास WAB यदि अपन ले तो
तो Q, तो ये किसके बराबर होगा? VA के बराबर। मतलब यहाँ पर जितना विभव है, विभव कितना है वहां पर, तो 1/4πε0 Q/R। इतना ही विभव कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, अंदर पर होगा। इतना ही विभव कहाँ होगा? यहाँ पर। मतलब अंदर पर विभव कैसा होगा? एक समान होगा। याद रखिए, विभव का मान शून्य होगा क्या? हमने बोला नहीं होगा। विभव कितना होगा? तो ये जो हमारे पास VA पृष्ठ पर जितना विभव होगा उतना ही गोले के अंदर पर विभव होगा। मतलब ये कि यहाँ पर E तो शून्य होगा लेकिन V शून्य नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, क्योंकि जो अपने पास किया गया कार्य है वो विभवांतर के बराबर होता है। और हम यहाँ विभवांतर यदि मैं निकालूं A से B तक, तो देखिए यहाँ पर B पर 0 तो हो गया, चलिए ठीक है 0 हो गया, बट A पर कितना है? तो जो कार्य हम कर चुके हैं क्या वो शून्य होगा? नहीं होगा, वो तो उतना रहेगा ही रहेगा। बस यहाँ पे अंदर लाने पर क्या हो जाएगा? तो वो एक समान बना है। मतलब यहाँ पर 100 जूल या 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट था, यहाँ पर भी 100 वोल्ट होगा। इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके हम लिख सकते हैं कि किसी या एक समान आवेश, एक समान आवेशित गोले के अंदर विभव गोले के पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, के बराबर होता है ना। गोले के अंदर विभव जो है गोले के पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। या फिर हम बोलेंगे एक समान आवेश गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, ऐसे बोल सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव गोले के पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है। अर्थात गोले के अंदर जो विभव होगा वो कैसा होगा? एक समान होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, एक खोखले गोले हैं, खोखले गोले के अंदर जो विभव होगा वो कैसा होगा? एक समान। प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा? जो उसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होगा गोले के अंदर उतना विभव होगा। ठीक है ना? जितना विभव पृष्ठ पर होगा उतना ही गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारे पास विभव होगा गोले के अंदर कैसा होगा? एक समान होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा? गोले के अंदर शून्य होगा, क्योंकि आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब थोड़ा ग्राफ में भी डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए ग्राफ में जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र के लिए कौन सा ग्राफ आया था यहाँ पर? तो विद्युत क्षेत्र के ग्राफ कैसा आया? तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे R, ठीक है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए उसके लिए ग्राफ क्या आया था हमारे पास? तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह, यहाँ पर ये की मैक्सिमम था और यहाँ की क्या हो गया था? 0, ये 0 हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि मैं पोटेंशियल की ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर यदि अगर पोटेंशियल की ग्राफ बनाते हैं, ये पोटेंशियल के लिए ये R अपन ने लिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ये इस तरह से हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल बढ़ा 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 बढ़ा, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो गोले के अंदर भी बना रहेगा। मतलब V इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमने दिखा दिया। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर है ना? देखिए यहाँ पर V कैसे है? 0 नहीं है। यहाँ पृष्ठ पर जितना होगा V, यहाँ पर भी मान लीजिए कितना है? CQ/R है। तो यहाँ पर भी V कितना होगा? CQ/R।
मतलब गोले के अंदर v कैसा होगा, एक समान होगा। यहाँ e क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इस तरह की ग्राफ आपको दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किसका ग्राफ है ना। आपको वहां पे बस ऐसे दिखाया जाएगा, ये ग्राफ दे दिया जाएगा इस तरह से, इस तरह से ग्राफ दे दिया है, ठीक है। और इस तरह से ग्राफ दे दिया, ये इस तरह से ग्राफ आपको दे देगा। आपको यहाँ पर r लिखा देगा, ठीक है। ये आपको बता देगा कि ये r, और यहाँ पे ये ग्राफ किसका है, तो आपको बोल देगा कि a b, आपको ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पे b और r के बीच रिलेशन बताइए। अच्छा, ये नहीं देगा आपको, बोल देगा कि b और r के बीच रिलेशन बताने वाला ग्राफ बताइए। तो कौन सा है, b और r के बीच ग्राफ हमारे पास ये। इज दैट क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस तरह से अब हम देखते हैं एक समान ठोस आवेशित गोले के लिए। ठोस भी बताया था मैंने आपको, याद करिए, विद्युत क्षेत्र के लिए बताया था, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लेके चलते हैं ठोस के लिए। तो यदि ठोस के लिए लेकर चलेंगे एक समान आवेशित ठोस कुचालक ठोस गोले के लिए, है ना, ये हम क्या लिखेंगे, कुचालक ठोस गोले के लिए विभव की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा समझते हैं। तो सेम चीजें में पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको, ये थोड़ा सा बस कंपेयर करके उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक समान आवेशित ठोस गोला है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, तो आयतन आवेश घनत्व ले लिया था। आयतन आवेश घनत्व हमारे पास क्या था, रो, है ना। इस पर कुल आवेश हमने क्या बोल दिया था, इस पर कुल आवेश क्या था हमारे पास, q हमने दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसका आयतन हम क्या मानकर चले थे, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन था इस गोले का, ठीक है। एकांक आयतन पर आवेश कितना था, तो एकांक आयतन पर आवेश रो था, ठीक है। तो v आयतन पर आवेश कुल आवेश, इसका टोटल कुल आवेश, कुल आयतन हमें मानकर चलते हैं कि v है, ये v इसका कुल आयतन। तो एकांक आयतन पर आवेश कितना था, तो रो, ये क्या था, आवेश आयतन आवेश घनत्व, इसको अपन ने लिखा था आयतन आवेश घनत्व, जानते हैं आप, है ना। ये क्या होता है, तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, इसी को हमने क्या बोला था, रो इज इक्वल टू q इंटू v, ये अपन ने लिखा, ठीक है। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v, कुल आवेश कितना हो जाएगा, रो इंटू v, ठीक, ऐसा हमने लिख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही बात, ये इसकी त्रिज्या का मानकर चलते हैं कैपिटल R, ठीक है। अब इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था, तो क्या मिला था, वही सेम जो हमको गोलीय आवेश के लिए मिला था, q/r², ठीक। और यहाँ पर क्या मिला था, E हमको मिल गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/R², ये मिल गया था हमको। जब हम अंदर पर निकाल रहे थे तो देखिए कितनी दूरी पर हमने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया अंदर पर, ये स्मॉल r, इस कंडीशन पे गोले के अंदर, गोले के अंदर अंदर हम बात करते हैं, तो गोले के अंदर पर E 0 नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, ये आवेश लिया था। तो आवेश जो है इसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई, ये जो r है, ये जो r है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, गोले के अंदर, मैं इसलिए आपको बोल देता हूँ r इज लेस देन r, मतलब ये वाला r जो है, जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं कहाँ से, इस O बिंदु से, ये दूरी अपने पास क्या है, छोटी है ना, एक में भी ये त्रिज्या r कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पर चूंकि आवेश कम हो जाता है इसलिए विद्युत क्षेत्र भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ हमको मिला था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए जो ग्राफ मिला था मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये हमको R
ये हमारे पास ई मिला था, वो कैसे मिला था, तो देखिए यहाँ पर ये हमको ये इस तरह से ये पृष्ठ पर यहाँ पर अपन ले लेते हैं, ये इस तरह से मिला था, ठीक है, ये इस तरह से मिला था और यहाँ से ये इनको सरल रेखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई किस पर निर्भर करता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज दैट क्लियर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हमको क्या मिला था, तो रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ये क्या मिला था हमको, इसको निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, देखिए ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह अपन क्या लिखेंगे, रो इनटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू, क्योंकि देखिए ये इसका आयतन हो गया, ये इसका आयतन होगा ना, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एक आर से 2 आर से 2 आर, पाई से पाई कैंसिल, है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिल गया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमको क्या मिला था, E इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट था, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू R, मतलब एक ये लीनियर मतलब रेखीय संबंध बना हुआ था, तो ये इस तरह से हमको मिला था, किसके लिए था ये, E और R के बीच हमने निकाला। अब V के बीच क्या कंडीशन आएगा, तो थोड़ा सोचिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक अपन ये V की बात करते हैं, तो V कितना होगा, तो V भी इतना ही होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होगा, ठीक है, जैसे जैसे पास लाएंगे तो V का मान यहाँ तक लाने पर, देखिए मैंने यहाँ पर 20 जूल लिया, तो ये 20 जूल रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पर कितना हो गया, ये 100 जूल हो गया, जैसे ही हम अंदर लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही अंदर लेकर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान है, इसमें विद्युत क्षेत्र की स्थिति है, हम बोलेंगे आवेश है, ठीक है, आवेश है तो हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने पर हमको मान लीजिए कितना करना पड़ रहा है, तो 110 जूल काम करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाया तो 120 जूल, यहाँ से यहाँ तक लाया तो 130 जूल हमको कार्य करना पड़ा, तो कार्य का मान क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, भले ही आवेश का मान कम हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान कम हो रहा है, लेकिन कार्य को हमको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा ना, यहाँ से आवेश को इधर लाएंगे तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वहां पर जब हम देख रहे थे तो वहां पर कहां पर जब हम बात कर रहे थे किसकी, खोखले गोले की या गोली आवेशित गोले के लिए, तो वहां पर Q0 हो जा रहा है, तो वहां हमें एक्स्ट्रा काम की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर यदि हम ग्राफ खींचे किसके बीच, R और V के बीच, यदि मैं यहाँ पर ग्राफ खींचूं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये V बढ़ा 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 और ये इसके पृष्ठ पर आ गया, इसके पृष्ठ पर V कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू हम बोलेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, ये हो गया उसके पृष्ठ पर, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे की ओर ले जाएंगे तो हमको क्या है, 100 जूल हमको कार्य करना पड़ा, अब जब हम आगे इसको लेकर जाएंगे तो उसमें हमको और कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली E मतलब V का मान कम नहीं होगा, V का मान और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 110, 120, 130 ऐसे, तो ये V का मान क्या हो गया, बढ़ेगा, ये इस तरह से, तो ये हमको ग्राफ मिलेगा, किसके बीच, E और V और R के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों ग्राफ में अंतर आपको समझ में आ गया। देखिए ये ठोस कुचालक के कारण यहाँ पर देखिए हमारे पास E का ग्राफ ऐसा है, V का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको कैसे जनरेट होगा, समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि हमको इसके अंदर आने पर और कार्य करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ है। तो कार्य करने पर V का मान ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो ये मान क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ग्राफ आपको दिया गया, ये ठीक है, और आपको दिया गया है ये, ठीक है, आपको दिया गया ये, फिर आपको एक ग्राफ और दे दिया गया, इसको दिया गया A B C D, ठीक है, और ये इस तरह से ठीक। अब आपको बताना है कि एक समान आवेशित गोले, ठीक है, खोखले गोले के लिए E और R के बीच का ग्राफ क्या होगा।
तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, है ना। तो एक समान आवेशित गोले के लिए ई व आर के बीच जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, तो आप लोग सोचकर बताएंगे और वो होगा ए। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक समान आवेशित ठोस गोले, कुचालक ठोस गोले के लिए V और R के बीच ग्राफ कौन सा होगा। तो आपको ये चार ग्राफ दे देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि V और R के बीच ग्राफ बताना है, तो आप किसको चूज करेंगे, V को चूज करेंगे। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं और क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यदि आपको इसमें भी आपको आ जाए, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किसको चूज करेंगे, डी को चूज करेंगे उसके लिए। तो क्वेश्चन आपके बहुत मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो आपको शायद डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा सा और आगे देखेंगे, थोड़ा बहुत और बचा होगा शायद वीडियो का पार्ट, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग कमेंट के थ्रू बता देंगे कि आपको और कौन सी चीजें नहीं समझ में आई है, कौन सी चीजें और समझना है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर, ठीक।